रिवीजन द यूनियन लेजिस्लेचर सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईसीएसई क्लास 10। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए। ये सारी टू द पॉइंट ऑफ फटाफट मैंने रिवाइज किया है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? पार्ट 2 में वी आर कवरिंग द स्पीकर, his role and functions, राज्यसभा के functions, powers and functions of both the houses और exclusive functions और differences इन दोनों houses में क्या है, ये फटाफट से कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपको सब कुछ याद रहे। Let's begin. स्पीकर ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, ये तो सबको पता होना चाहिए, राइट? पहले तो इनका नाम आप जरा कमेंट्स में बता दीजिए। एंड ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हैं ये भी अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। आई गिव यू अ हिंट, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान। नाउ यू गिव मी द आंसर इन द कमेंट्स। ऑल राइट, सो ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इटसेल्फ, राइट? ये लोकसभा के मेंबर्स आपस में ही मिलकर एक स्पीकर का चयन करते। ऑल राइट, टर्म इज 5 years which is the same as the Lok Sabha's term, 5 years, and he can seek re-elections as well if he is elected in the Lok Sabha। यानी कि ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय स्पीकर हैं, he was re-elected again, he is serving his second term as a speaker because he won in the Lok Sabha elections। All right, and his resignation is submitted to the डेप्यूटी स्पीकर। नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। तो ये सारे मेजर हेड्स में मैंने फंक्शंस को डिवाइड किए, इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट करें, तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें बिजनेस ऑफ द हाउस में क्या क्या फंक्शंस है, मेन जो है वो है ही डिसाइड्स अपॉन वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। अब मनी बिल के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले फटाफट से, राइट? एंड ही साइंस ऑल द बिल्स। कोई भी बिल जो राज्यसभा में डिस्कशन के लिए जाएगा उससे पहले, वो बिल लोकसभा से पास होने से पहले द स्पीकर विल साइन ऑन इट, तो उनका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी मैटर विच हैज़ टू बी पुट अप ऑन वोट, वोट कैसे होगा? तो कोई अगर हमने लॉ पास करना है तो उसको वोट के लिए डालना है एंड मेंबर्स विल वोट फॉर और अगेंस्ट, तो वो डिसीजन मेकिंग कि हमको इसको वोट पे पुट अप करना है वो भी स्पीकर महोदय ही लेते हैं। एंड ही डिसाइड्स ऑन वेदर एन एडजॉर्नमेंट मोशन हैज़ टू बी पास्ड और नॉट। ऑल राइट, तो ये हो गए इनके बिजनेस रिलेटेड मैटर्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होंगे? फर्स्ट इज पेटिशंस लिखा है। पेटिशंस यानी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज करते हैं कोई पेटिशन, तो उसको कंसिडर करना है या नहीं वो भी स्पीकर महोदय डिसाइड करेंगे। कम्युनिकेशन टू एनी रिस्पेक्टिव और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को आगे कोई बात पहुंचानी है, कोई डॉक्यूमेंट पहुंचाना है, तो उसका काम भी स्पीकर ही करते हैं, वो स्पीकर के थ्रू होता है, उनके अप्रूवल के थ्रू। एंड द लास्ट इज विजिटर्स एंड प्रेस। पार्लियामेंट में बहुत सारे विजिटर्स और प्रेस मेंबर्स भी आते हैं, मीडिया आती है, तो उनको एडमिट करना है या उनको अलाउ करनी है, वो परमिशन का कंसिडरेशन भी स्पीकर करते हैं। दीज आर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फंक्शंस उनके। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिसिप्लिनरी फंक्शंस। अब यहाँ पे उनका रोल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, राइट? बिकॉज ही विल मेंटेन द ऑर्डर इन द पार्लियामेंट। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे। इफ इट बिकम्स अनरूली, कोई भी मेंबर मिसबिहेव करे या फिर जोर जोर से कभी कभी हीटेड डिस्कशंस देखने को मिलते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ही कैन एडजॉर्न और सस्पेंड दैट सेशन उस टाइम पे। अदर देन दैट इज वर्ड्स का मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कोई भी अपशब्द यूज करे जाते हैं तो उसका रिप्रिमेंडेशन, उसको जो डांट लगानी होती है ना, पनिशमेंट, दैट इज ऑल्सो डन बाय द स्पीकर। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, सो ही विल डिसाइड कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस या ब्रीच ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस हुआ है या नहीं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दिस मेंबर इज डिफेक्टेड देन द सीट विल फॉल वेकेंट एंड नो कोर्ट कैन एक्चुअली चेंज दैट डिसीजन। तो इसमें स्पीकर का डिसीजन फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पार्लियामेंट्री फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। पार्लियामेंट्री फंक्शंस होते हैं जब छोटी छोटी कमिटीज बनती है टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन पॉलिसीज। कोई भी डिसीजन लेना होता है उससे पहले बहुत डिस्कशंस होते हैं, राइट? उनकी कमिटीज बनाई जाती है और इन कमिटीज में पार्लियामेंट्री कमिटी का जो चेयरमैन होते हैं दैट इज द स्पीकर। इनफैक्ट बहुत सारी अदर जो कमिटीज बनती है उनके चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे स्पीकर। सो दीज आर इज पार्लियामेंट्री फंक्शंस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मिसलेनियस फंक्शंस। अब तरह तरह के दूसरे क्या है? सो जब जॉइंट सेशन होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट सेशन क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, फाइनल नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ डेडलॉक, ठीक है, वो डिसीजन ला ही नहीं पा रहे, वो एक अग्री नहीं कर पा रहे कॉमन पॉइंट पे, तो जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस जॉइंट सेशन पे प्रिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इट इज नॉट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बट स्पीकर। तो यहाँ उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डेलीगेशंस, जब भी फॉरेन में कोई एमपीज़ का, मिनिस्टर्स का डेलीगेशन जाता है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने, तो वो डिसीजन कौन लेगा? हमारे स्पीकर महोदय लेंगे।
Now we come to Rajya Sabha, the upper house of the parliament, the council of states. राज्य मतलब states, right? तो इसी से बनती है हमारी राज्य सभा. स्टेट से चुन के आते हैं ये हमारे मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा. Why is it considered the permanent house of the parliament? अब इनका टर्म तो 6 years है, बट ओनली 1/3 ऑफ द मेंबर्स विल रिटायर एवरी 2 years. तो जब 1/3 जाएंगे तो बाकी के बचे रहेंगे, फिर दूसरे 1/3 जाएंगे और बचे रहेंगे. तो ये हाउस परमानेंटली वेकेंट कभी होता ही नहीं है, एंड विच इज वाई इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस. ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स के लिए और आपके 2 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. इनफैक्ट राज्यसभा के मेंबर्स भी री इलेक्ट हो सकते हैं. नाउ वी कम टू द क्वालिफिकेशंस ऑफ राज्यसभा. जैसे हमने लोकसभा में क्वालिफिकेशंस पढ़े थे मेंबरशिप के लिए, वैसे ही राज्यसभा के पढ़ते हैं. बहुत सिमिलर है. First is that Rajya Sabha, that person to become a member of Rajya Sabha needs to be Indian. उनके पास Indian citizenship होनी चाहिए. He needs to be 30 years and above. लोकसभा में 25 था, राज्यसभा में it is 30. All right. उसके बाद his name should be on the electoral roll, यानी voters list में उनका नाम होना चाहिए इंडिया की. All right. He should not be an insolvent, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए. He should be able to meet his financial commitments, जो लोकसभा में भी था. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड क्रिमिनल एंड ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड. अब डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स भी उसी तरह से लोकसभा में जैसे हमने पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही आपको याद कर लेने हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा. अब ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज PYQs में अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं. कॉम्पोजिशन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250. लोकसभा की थी 550, उससे आधे से भी कम राज्यसभा की स्ट्रेंथ होती है. तो 250 में से भी 12 मेंबर्स जो हैं, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. दे आर नॉमिनेटेड, राइट? अब ये मैम कौन है? ये न्यूली नॉमिनेटेड मेंबर है हमारी राज्यसभा की. आप इनका नाम मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है? तो इनकी क्या होती है? दे आर नॉमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल नॉलेज, कोई एक्सपर्टीज़, कोई एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनकी फील्ड में. तो ये दिग्गज लोग हैं इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, बहुत सारे तरह की फील्ड्स होती है. वी मूव ऑन टू 238 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. ये मैम जो है ये 5 times शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है? अब इलेक्टेड किससे होंगे? दे कम फ्रॉम स्टेट्स. तो ये स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, राइट? तो स्टेट से इलेक्ट होती है बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, विच दिस इज अ टेक्निकल टर्म जो हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे. रैपिड रिवीजन में सिर्फ इतना समझना है, ये मेथड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ड्यू टू विच दे आर इलेक्टेड इन द राज्यसभा, ठीक है? अब इनका एलोकेशन जो होता है, अब ये पॉपुलेशन बेसिस पे, अगेन इट्स नॉट एन इक्वल कि हर स्टेट से इक्वल मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में. बड़े स्टेट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी जहाँ से 31 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और मणिपुर जैसे स्टेट जो छोटे स्टेट्स होते हैं वहाँ से 1. सो इट्स एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप, इक्वल नहीं है. ये भी हम देख लेते हैं. सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नोबडी बट the vice president. He is the ex officio chairman. The vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. ये याद रखना है for your MCQs. और उनकी सीट वेकेंट हो जाती है तो deputy chairman will be taking over the sessions of the Rajya Sabha. Now we move on to the powers and functions of the parliament. यानी लोकसभा और राज्यसभा क्या functions perform करते हैं. सबसे पहले आती है इनकी legislative powers. Legislative powers में सबसे पहली क्या है? यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में यानी जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन पे एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है लॉज बनाने की? ओनली द पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? जहाँ पे यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों बना सकते हैं लॉज. इसमें भी पार्लियामेंट का ओवरराइडिंग पावर्स होती है इनके पास. एंड सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट, एजुकेशन, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये यूनियन नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होती है. ये याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद आते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स. अब रेसिड्यूअरी पावर्स क्या होती है? जो तीनों लिस्ट हमने सीखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें अगर वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं होते और फिर भी हमें कोई मैटर आ जाता है जिस पर लॉ बनाना ज़रूरी है, तो पार्लियामेंट अपनी रेसिड्यूअरी पावर यूज़ कर सकता है. इट कैन मेक ऑन दोज रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स. आता है हमारा स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट में वैसे तो एक्सक्लूसिव पावर जो लॉ मेकिंग की होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ही होती है ऑन मैटर्स लाइक पब्लिक हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गई. इन पे स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लॉ बना सकती है. लेकिन देयर आर 3 कंडीशंस अंडर विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स. अब वो कंडीशंस क्या है? अगर स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट, तो पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है. इट कैन अज्यूम दैट पावर. उसके बाद आता है राज्यसभा में अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है एक लॉ जिसमें आप अज्यूम कर लेते हैं कि हम स्टेट के लॉज बना सकते हैं, तब भी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन
दैट, बट इसमें राज्यसभा का रोल इंपॉर्टेंट आता है, राइट? इसमें मेजोरिटी चाहिए। एंड अगर 2 से ज़्यादा स्टेट्स ये अग्री कर जाते हैं कि नहीं, वी नीड द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर वट एवर रीजन, अगर कोई टसल हो गया कुछ, तो उसमें भी पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। तो ये 3 कंडीशंस को याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू ऑर्डिनेंसेस। बेसिकली अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट इज अलाउड टू पास एन ऑर्डिनेंस विच इज इक्विवेलेंट ऑफ अ लॉ उस टाइम पे, ठीक है? लेकिन क्यों उस टाइम पे? अगर पार्लियामेंट वापस सेशन में आ जाता है, इनफैक्ट वो आई गई, राइट? 3 सेशंस तो हमने पढ़े हैं। तो पार्लियामेंट जब सेशन में आ जाता है तो विद इन 6 वीक्स या तो वो अप्रूव करेगा प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को, या फिर दैट ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट, ठीक है? तो इसमें पार्लियामेंट का ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन एन ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट ने वो पास करी तो पार्लियामेंट का अप्रूवल आफ्टर इट्स रीअसेंबली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इमरजेंसी पावर्स। अब इमरजेंसी पावर्स हमने यहाँ भी पढ़ा, ये सेम चीज़ है। बेसिकली अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो रहा है तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उस स्टेट में, उसके बाद पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे और इनफैक्ट उस स्टेट के रिलेटेड भी लॉज बना सकता है, इट कैन पास लॉज। तो ये हो गई बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या क्या है, इनको हमने इन हेड्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है बजट। बजट क्या है? रिसीप्ट्स ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है हमारी कंट्री में इस टाइम पे? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार जो है वो बजट प्रेजेंट करेगी कि ये हमारा रेवेन्यू होगा और ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। इसके एस्टिमेट्स दे दिए बजट में, यही होता है। तो ये जो पास होता है, ये बजट को पहले अप्रूव करना पड़ता है बाय द पार्लियामेंट। ओनली आफ्टर देन द मोदी गवर्नमेंट कैन स्पेंड एंड एग्जीक्यूट देयर प्रोजेक्ट्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट दैट इट विल अप्रूव एंड पास द बजट। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है? बेसिकली अगर बजट में हमने बताया कि हमें इतना इतना खर्चा करना है, इतने फंड्स चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो फंड्स कम पड़ जाते हैं, तो मोदी सरकार क्या कर सकती है? इट कैन बेसिकली आस्क फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? ये एग्जीक्यूटिव कर सकता है फ्रॉम द, और इसमें भी पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, इसीलिए ये पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर है। नेक्स्ट इज वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या है? बेसिकली अप्रैल 1 से पहले तो बजट पास हो जाना चाहिए। अप्रैल 1 इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो व्हाट हैपेंस इज द मोदी गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव कैन आस्क फॉर अ वोट ऑन अकाउंट, जिसके बेसिस पे उन्हें फंड्स मिल जाते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये इन दोनों के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही फंड्स ग्रांट, वहाँ से ही हम फंड्स ले सकते हैं, बट इसका भी अप्रूवल कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट करेगी। नेक्स्ट इज सैलरीज। तो हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी एमपीज है या फिर मिनिस्टर्स है जो मोदी गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं इस वक्त, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स जो हैं, वो उनकी सैलरीज डिटरमाइन कौन करेगा? अगेन द पार्लियामेंट, विच इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा बोथ, राइट? नेक्स्ट इज परमिशन फॉर टैक्सेस। ये जान लेना है कि कोई भी टैक्स जो हमारे कंट्री में इम्पोज होगा पब्लिक पे, ठीक है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे परमिशन किसकी चाहिए उन सबको इम्पोज करने के लिए? पार्लियामेंट की, ठीक है? तो अगर मोदी सरकार को कोई टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, इंट्रोड्यूस करना है, देन द पार्लियामेंट हैज टू फर्स्ट अप्रूव इट। अब इधर देख लेते हैं मनी बिल क्या है। मनी बिल इज बेसिकली कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो वो मनी बिल की तरह पास होंगे, ठीक है? ये पैसों से रिलेटेड है, तो दैट इज अ मनी बिल। मनी बिल का एक कैच ये है कि इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। ये एक्सक्लूसिव पावर क्या होती है मनी बिल रिलेटेड? लोकसभा की होती है, राइट? द सेकंड कैच इज दैट मनी बिल जब पास हो जाता है लोकसभा से, इट गोज टू द राज्यसभा। अब राज्यसभा में डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए सिर्फ 14 डेज मिलते हैं। 14 डेज के अंदर या तो वो अप्रूव करके प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा फॉर हिज असेंट, या फिर अगर उन्हें कोई चेंजेस करने भी है तो वो वापस लोकसभा में बोल देंगे कि भाई ये चेंजेस करो। Then it is up to the Lok Sabha whether to approve those changes, whether to accept or reject those changes. वापस वो राज्यसभा में नहीं जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी बन जाती है regarding money bills, and that is indirectly related to the taxation. And now we're left with very few topics guys covered in part 3 जो repeatedly PYQs में आप देखोगे, so please go and watch it next. I'll see you in part 3. Till then keep learning, be kind. Thank you.